तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जंगलों से, जहाँ पर हम एक ग्रुप को देखते हैं जो असल में जंगली जानवरों को मारकर उनके चमड़ों को बेचने का व्यापार करते हैं। और इसी में काम करता है हमारी कहानी का अहम किरदार, जिसका नाम है ग्लास, जो कि इस समय वो अपने बेटे के साथ शिकार पर आया हुआ है और वो उसे सारी चीज़ें सिखा रहा है जिससे कि वो अव्वल दर्जे का शिकारी बन सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है, क्योंकि उस कबीले के सरताज की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो सभी शिकारियों के ग्रुप को चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि उसे पूरा सके कि इन्हीं लोगों के पास उसकी बेटी है। अचानक सभी पर हमला होना शुरू हो जाता है। ग्लास के बहुत सारे साथी मरने लगते हैं। ये लोग जितना भी हो सके अपने सामान को इकट्ठा करते हैं और जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसमें ग्लास सभी का डटकर सामना करता है और फौरन अपने कैप्टन एंड्रियो को बोट के पास चलने के लिए कहता है, जहाँ से वो भाग सके। इधर से वो सभी को मारकर उसके पास आएगा और वो ऐसा ही करता है और वो मारकर आता है और कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। पर इस सब में उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे और हर तरफ तबाही मच जाती है। जॉन, जो कि इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर है, वो सभी को बताता है कि कबीले के सरताज की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो अब उसे गुस्सा होकर ढूंढ रहा है और जब तक वो उसे नहीं मिलेगी वो नदी के पानी को लाल करता रहेगा। तभी क्लास अपने बेटे हक को संभल कर रहने के लिए कहता है और कैप्टन से कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ना पड़ेगा और जंगल के बीच से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे नदी में तो हमें आसानी से कोई भी देख सकता है। लेकिन वहीं जॉन सभी को मना करता है ऐसा करने से और कहता है पैदल चलने में तो हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन कैप्टन कहता है कि क्लास को हम सबसे ज़्यादा पता है जंगल के बारे में, इसीलिए वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। असल में जॉन ग्लास को खास पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसकी कही हुई सारी बातों को इनकार करता रहता है। अब यहाँ वो लोग किनारे पर रुकते हैं, लेकिन उनके साथ भारी सामान था। इसमें कई किलो चमड़ा भी था। इसीलिए ग्लास कहता है कि हमें ये सारा सामान यहीं छोड़ देना चाहिए या फिर गाड़ देना चाहिए। थोड़े दिनों बाद हम जब वापस आएंगे तो इसे अपने साथ ले जाएंगे, ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सभी लोग गड्ढा खोदकर उसको गाड़ देते हैं। जिस बोट पर ये लोग आए थे उसे पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए वो बोट के साथ ही चले जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो कबीले आदिवासी उन लोगों को देख लेते हैं और इन सभी लोगों को मार डालते हैं। यानी कि क्लास की बात सही थी, वो असल में उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद एक जगह पर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली थी। वहीं ग्लास सभी के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। उसे दो भालू के बच्चे दिखते हैं। वो उन पर निशाना लगाते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ से उसकी माँ आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और ग्लास पूरी ताकत लगा देता है कि वो उससे लड़ सके। लेकिन किसी इंसान का 300 किलो के भालू के साथ लड़ पाना असंभव है और यह भी वही होता है। अब ग्लास यहाँ पर नाटक करता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो भालू यहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद ग्लास उस पर निशाना लगाता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो उल्टा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद होना क्या था, उसके शरीर के हर हिस्से को अपने पंजों से कुरेदना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ ग्लास अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस पर कई बार हमला करता है, जिससे कि वो आखिर में जाकर मर जाती है। लेकिन अब ग्लास की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। कुछ देर होने के बाद जब उसके साथियों को ग्लास नहीं दिखता है तो उसे ढूंढने के लिए जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं और उन्हें यहाँ पर ग्लास पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उस भालू को उस पर से हटाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उसके पूरे पेट पर खुरेदने का निशान था, गला कटा हुआ था, जिसमें से खून नदी के पानी की तरह बह रहा था। अब कैप्टन फौरन उसके गले पे टाके लगाते हैं और बाकी के घाव पर भी, ताकि वो जिंदा बच सके। अब उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी कि बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। वो लोग उसी भालू की खाल को ग्लास के ऊपर रख देते हैं और फिर उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में खड़ी चट्टान आती है, जहाँ पर एक इंसान का भी चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए जॉन कहता है कि अब हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है और अगर हम ऐसे ही झुंड में चलते रहे तो वो आदिवासी भी हमें देख लेंगे। कैप्टन कहता है ठीक है, लेकिन वो उसे इस हालत में मरने के लिए छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो उस पर बंदूक तान देता है और ये देखकर उसका बेटा हॉक रोने लगता है और कैप्टन से अपने डैड के जान की भीख मांगता है। तो कैप्टन के भी हाथ कांप जाते हैं, इसीलिए वो कहता है कि मैं $70 दूंगा अगर कोई इसके साथ यहाँ पर रुकेगा। अभी यहाँ पर दो लड़के अपना हाथ उठाते हैं, जिसमें हॉक भी था, लेकिन वो दोनों कहते हैं
कि हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम वैसे भी यहाँ रुक सकते हैं। अब ये देखकर जॉन कहता है कि $70 कम है, अगर आप हमें $100 दे तो मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ। अब कैप्टन उसकी बात मान जाता है और फिर ये 3 लोग वहीं रुक जाते हैं और बचे हुए आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ एक पेड़ के सहारे सभी बैठे हुए थे और ग्लास के मरने का वेट कर रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है और ये बात जॉन को समझ आ गई थी। इसलिए उन दोनों बच्चों के जाने के बाद वो जाकर ग्लास के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मैं लेकर यहाँ पर और थोड़ी देर बैठा रहा तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें तुम्हारा बेटा भी होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। अब ये बोलकर वो उसका दम घोटना शुरू करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर हॉक आ जाता है और जॉन को धक्का देकर पीछे कर देता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि बीए सुन सके। लेकिन इतने में जॉन उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब ग्लास देख रहा था। वो बहुत कोशिश करता है कि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ये डर हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं। वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है, जिसके बाद जॉन उसकी लाश को वहीं पर दफना देता है और जाकर बी को बुला कर लाता है और उससे झूठ कहता है कि यहाँ पर किसी भी समय वो आदिवासी आ सकते हैं, मैंने आते हुए देखा था, इसलिए हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी उसे हक का ख्याल आता है और उसके बारे में वो पूछता है, लेकिन जॉन उसको कुछ नहीं बताता है और इसके बाद वो दोनों ग्लास को वहीं जिंदा दफन कर देते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको पता चलता है कि कोई भी आदिवासी नहीं आ रहा है। उसने जो भी ग्लास के साथ किया वो गलत था। अब भी वापस जाने के लिए सोचता है, पर जॉन कहता है कि अब वहाँ जाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लास कब का मर चुका होगा और दूसरी ओर ग्लास जमीन के अंदर दफन है। लेकिन उसके दिमाग में उसकी अतीत की बातें घूम रही थी, वो समय जब उसने अपनी बीवी को खो दिया था। जब वो अपने गांव पहुंचा तो कुछ आदिवासी लोगों ने उसके पूरे परिवार को, पूरे गांव को आग लगा दिया, उसकी बीवी को गोली मार दिया। अपनी बीवी की लाश को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और आज उसने अपने बेटे को भी खो दिया, लेकिन वो अपने बेटे की जान का बदला लेकर रहेगा और इसीलिए वो खुद को बड़े मुश्किलों के बाद जमीन से बाहर निकलता है और अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन वो अब मर चुका है। वो हॉक से कहता है कि बेटे मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसीलिए वो रैंक कर आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक नदी बह रही है, तो वो नीचे जाता है और अपनी बोतल में पानी भरता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है, सारा पानी उसके गले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके गले में एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था। इसलिए उसे सबसे पहले तो अपना घाव ठीक करना होगा और इसीलिए वो आग जलाता है और उसके पास कुछ बारूद था जिसे वो अपने चोट पर लगा देता है। एक लकड़ी से बारूद को जला देता है, जिससे दोनों स्किन चिपक जाती है। ऐसा करने में उसे इतना दर्द होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन और सभी साथी धीरे धीरे करके अपने कस्बे की ओर जा रहे थे। अब उनके साथ बी भी जुड़ चुका था। वही ग्लास अब एक गुफा में अपनी रात गुजारता है और अगले दिन एक चिड़िया को मारकर खाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पहाड़ पर जाती है, जहाँ पर कुछ घोड़े आ रहे थे, जिसमें आदिवासी भी थे। वो फौरन नदी में कूद जाता है और खुद को बचाने के लिए दूर भागना शुरू कर देता है। नदी का पानी बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन उसे फिर भी ये करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। अब वो नदी में बैठे हुए मीलों दूर आ जाता है। यहाँ उसका पूरा शरीर जम चुका था, जिस वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। उधर बी और जॉन एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों की लाश पड़ी हुई थी। असल में ये काम भी होना हो उन आदिवासियों ने ही किया था। वो एक जानवर को मारकर अपने रात के खाने का इंतजाम करते हैं और इन्हें यहाँ पर अभी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि यहाँ से इनका किला मीलों दूर है। अभी तक वो कैप्टन और उसके साथ के लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। उधर ग्लास को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका जख्म सड़ने लगा है, लेकिन सबसे पहले उसे खाना चाहिए। इसलिए वो नदी से एक मछली को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। और ये देख के आप पता लगा सकते हैं कि उसे किस कदर भूख लगी थी। और वो देखता है कि कुछ ऊंचाई पर एक आदमी ने आग जलाई हुई है। एक भैंसे को मारकर वो खा रहा है। ग्लास उसके पास रेंगते हुए जाता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। और वो आदमी पहले तो ग्लास को दुश्मन समझता है, लेकिन उसके इशारों से वो समझ जाता है कि वो भूखा है, इसीलिए वो उसे कुछ खाने को देता है। दोनों उस रात पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन अगले दिन वो देखता है कि ग्लास के पीठ पर घाव का निशान है और इसीलिए वो उसे उठाता है और उसकी वजह पूछता है। तो ग्लास बताता है कि एक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसके लोगों ने उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर वो आदमी खुद की भी कहानी बताता है और कहता है कि मुझे भी ऐसे ही मेरे साथियों ने मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ वो आदमी अपना नाम यूको बताता है, जिसके बाद दोनों आगे का सफर तय करते हैं। उधर बी और जॉन दोनों अपने किले के पास पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाने से पहले जॉन बी को धमकाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
इसीलिए वो चुप हो जाता है और झूठ बोलता है कि उसकी पहले ही मौत हो गई थी, इसीलिए हमने उसे वहीं दफना दिया। लेकिन बी पैसों को नहीं लेता है और वहां से उठकर चला जाता है, जिससे कैप्टन को जॉन की बातों पर कुछ शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। उधर यूको और क्लास दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से सोने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है और वहीं रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ यूको क्लास के जख्मों को ठीक करता है और उसमें मरहम लगाता है, जिसके बाद दोनों के लिए एक शेल्टर भी तैयार करता है और ऐसे ही वो रात कट जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन सोकर उठता है तो उसे कहीं यूको आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि उसकी लाश असल में पेड़ से लटकी हुई है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो भी फ्रेंच में। ये देखकर वो दंग रह जाता है। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर फ्रेंच शिकारी है जिसके पास उस सरदार की बेटी भी है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों को मार रहा था। इसीलिए वो सही मौके का वेट करता है और जब उस ग्रुप का सरदार उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा होता है तो वो रेंगता हुआ उसके पास जाता है और वो बंदूक उसके ऊपर टान देता है और फिर उस लड़की से कहता है कि इसे पकड़ कर रखो, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। लेकिन इतने में वो लड़की उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तब उस आदमी की चीख को सुनकर सभी शिकारी ग्लास के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसका एक डिब्बा गिर जाता है जो कि हॉक का था। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी वहाँ भी पहुँच गए हैं, इसीलिए वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन कितनी दूर भाग पाएगा, क्योंकि उसके आगे खाई आ चुकी थी और इसीलिए वो अपने घोड़े के साथ उस खाई में कूद जाता है और वो घोड़ा तो नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन ग्लास बच जाता है क्योंकि वो पेड़ से टकराते हुए नीचे आया था और इसी वजह से उसे थोड़ी कम चोट आई थी। लेकिन यहाँ उसके लिए एक और मुसीबत आ जाती है। बहुत ही बर्फीला तूफान आता है। उसके पास जो भालू की खाल थी वो तो ऊपर ही छूट गई थी, इसलिए अब ठंडी से बचने के लिए उसे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो वो घोड़े की पूरी बॉडी को फाड़ देता है और उसमें से सब कुछ बाहर निकाल देता है और खुद उसके अंदर जाकर सो जाता है और कुछ इस तरह से खुद को ठंड से बचाता है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उस घोड़े का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है। उधर फोर्ट में एक फ्रेंच शिकारी इन अमेरिकियों के पास मदद के लिए पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि एक रात पहले हमारे कुछ लोग मारे गए थे और हमारा खाना भी खत्म हो चुका है, इसीलिए आपसे मदद चाहिए। अभी वो अपनी जेब से एक बोतल निकाल कर सामने रखता है, जिससे भी पहचान लेता है और बताता है कि ये तो मैंने हॉक को दी थी। इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन असल में उन्हें सच्चाई पता नहीं है कि ये बोतल आई कहाँ से। लेकिन वहाँ उन्हें न जाने कहाँ से पर गिलास मिल जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। फिर उसे लेकर कैप्टन के पास आते हैं और तब वो कैप्टन को जाकर सारी बात बताता है कि जॉन ने मेरे बेटे को मार दिया और मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। वो फौरन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन जब सभी लोग ढूंढने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन तो कब का भाग चुका है और उसने उनके सारे पैसों को भी चुरा लिया। इसके बाद कैप्टन क्लास से उसका हालचाल पूछने के लिए जाता है तो उसे बताता है कि अब जॉन आपका नहीं मेरा शिकार है। इसीलिए दोनों अपने अपने घोड़े पर निकल जाते हैं उससे बदला लेने के लिए। लेकिन ग्लास कहता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, हमें अलग अलग उसे ढूंढना होगा। कुछ ही समय बाद जॉन को कैप्टन देख लेता है, लेकिन उससे पहले ही जॉन कैप्टन को मार देता है। अब गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन के पास आता है, लेकिन तब तक वो मर चुका था। लेकिन यहाँ उसे पता था कि जॉन छुपकर वार करेगा और इसीलिए वो एक तरकीब निकालता है और कैप्टन की लाश को एक दूसरे घोड़े पर रखकर आगे भेज देता है, जिसे जॉन देख लेता है और उसे लगता है कि वो ग्लास है, इसीलिए वो उस पर शूट कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वो असल में कैप्टन ही था। इतने में पीछे से ग्लास आ जाता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच निकलता है, पर ग्लास अब उसे छोड़ने वाला नहीं है, वो उसे मारकर रहेगा। इसीलिए वो उसका पीछा करता है। दोनों नदी के किनारे आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें ग्लास जॉन को गिरा देता है। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। तो वो उसे इमोशनल हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा फैसला ऊपर वाला करेगा। ये बोलकर वो उसे चाकू मार देता है। लेकिन इतने में वहाँ पे कुछ आदिवासी आ जाते हैं और इसीलिए वो जॉन को उस नदी में बहा देता है। सामने से आ रहे आदिवासी जॉन को पकड़ लेते हैं और ग्लास के सामने उसे जान से मार देते हैं। लेकिन वो ग्लास को कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ उस सरदार की बेटी भी थी जिसकी जान ग्लास ने बचाई थी। और वो सरदार और उसकी बेटी ग्लास को देखते हुए
आगे बढ़ जाते हैं। अब कहानी के आखिर में ग्लास को अपनी वाइफ की परछाई दिखाई देती है जो उससे छोड़कर जा रही थी। पूरी कहानी में वो ग्लास को बार बार दिखाई दे रही थी ताकि उससे हिम्मत मिलती रहे और वो आगे बढ़ता रहे, पर उसका मकसद पूरा हो गया और ग्लास को खुद आगे बढ़ना होगा। कहानी के आखिर में ग्लास हमारी तरफ देखता है और कहता है कि कभी भी लाइफ में हिम्मत मत हारना, और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।